आज है तारीख 20 अगस्त 2023। 2024 के लोकसभा चुनावों में एक साल से भी कम समय बचा है और कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक भाषण दिया था, जब उन्होंने देश की जनता को संबोधित करते हुए ये कहा था कि मैं अगली बार भी लौटूंगा और 15 अगस्त का भाषण मैं ही दूंगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दी है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भी वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। और ये कैसे संभव होगा? ये संभव उसी स्थिति में होगा अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है वो चुनाव जीतता है। और आज की तारीख में जब विपक्षी नेता जितने भी हैं वो एकजुट हो रहे हैं पटना में, और उसके बाद फिर बेंगलुरु में दो अलग अलग बैठकें भी हो चुकी हैं विपक्षी नेताओं, और ऐसा प्लान है कि उनकी तीसरी बैठक मुंबई में होगी, तब कहीं ना कहीं जो नेशनल पॉलिटिक्स है इस देश की वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में, तो क्यों ना नज़रिया के इस एपिसोड में उन्हीं कुछ फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। क्योंकि जब देश में चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है तो काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। तो नज़रिया के इस एपिसोड में उसी बड़े सवाल पे कि 2024 में आएगा कौन, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, इसी पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं नज़रिया के इस एपिसोड में। तो 2024 के लोकसभा चुनावों को समझने से पहले हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मई 2024 में जो चुनाव होंगे उनसे पहले वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस देश में भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी नेताओं की क्या स्थिति है। अगर आप देखें तो विपक्षियों का जो पूरा कुनबा है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर कांग्रेस पार्टी अपने दम पर कम से कम 120, 30, 140 सीटें ना जीत पाए। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के पास मात्र 52 सीटें हैं लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि लोकसभा में कांग्रेस को अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी पड़ेगी। अब ये परफॉर्मेंस बेटर कैसे हो सकती है? दक्षिण भारत में नहीं। दक्षिण भारत में आप अगर देखें तो कर्नाटका को छोड़ के और तेलंगाना को छोड़ के बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी कहाँ मेहनत कर सकती है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। ये तीन राज्य मुख्यतः ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को बहुत उम्मीद होगी। मगर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि कांग्रेस को बीजेपी का सामना अकेले करना होगा, यानी कि एक हेड ऑन फाइट होगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां पर कांग्रेस की अभी भी प्रेजेंस बाकी है, वहां जरूर उन्हें जेडीयू का, आरजेडी का, शिवसेना का, एनसीपी, शरद पवार का समर्थन मिल सकता है। लेकिन इन तीन राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अकेले हेड ऑन फाइट लेनी पड़ेगी बीजेपी से। और जब कांग्रेस और बीजेपी की हेड ऑन फाइट होती है इस देश में, तो 2019 के लोकसभा चुनावों में जिन 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला हुआ था हेड ऑन, वहां पर कांग्रेस तकरीबन 80 से 70% सीटें हार गई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में जो हेड ऑन फाइट होती है, जहां पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, जहां पे मात्र 2 पार्टी कॉन्टेस्ट होता है, बीजेपी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा मजबूत देखती है। हमने 2018 में भी देखा था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में बीजेपी विधानसभा चुनाव हारी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में तीनों ही राज्यों में एक बम्पर जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कांग्रेस की परफॉर्मेंस, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और क्या सचमुच भारत जोड़ो यात्रा के बाद और राहुल गांधी को जो फिर से एक तरीके से लॉन्च किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी तैयार है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, और क्या सचमुच कांग्रेस उतनी सीटें जीत पाएंगी? अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि क्या क्षेत्रीय दल अपना वोट ट्रांसफर कर पाएंगे। हमने अक्सर देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में लोकसभा चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, इन दोनों के जो मुख्यतः यादव वोटर हैं वो लोकसभा के चुनावों में कई बार आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाते हैं, वो चले जाते हैं बीजेपी के साथ। और उनके पीछे ये तर्क देते हैं कि विधानसभा चुनावों में हम आरजेडी और समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन लोकसभा में हमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार पर ज़्यादा भरोसा है। और कहीं ना कहीं ये पार्टियां जो समाजवादी पार्टी और आरजेडी है वो तो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो अपना प्रधानमंत्री बना सकें देश से। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल है उनकी जो ताकत है वो हमें विधानसभा चुनावों में ज़्यादा दिखती है। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो 2019 का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पश्चिम बंगाल का, जहाँ पर
लोकसभा चुनावों में 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में वही भारतीय जनता पार्टी शायद एक बेहतर मजबूत स्थिति में होने के बजाय ममता बनर्जी के सामने बुरी तरह से खेत रहती है और 70-75 सीटों पर सिमट जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इन रीजनल पार्टीज की दिक्कत है वो सबसे बड़ी ये है कि जब नेशनल इलेक्शंस में मोदी नाम का फैक्टर आता है तो इनके वोटर भी सोचते हैं कि नेशनल लेवल पे तो हम किसी और पार्टी को भी चुन सकते हैं। तो क्षेत्रीय दलों की इस कमजोरी पर हमें गौर करना चाहिए और ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा 2024 के लोकसभा चुनावों में। इसके अलावा जो अगली चीज है वो है कि देश की जनता का कितना ध्यान है महंगाई, बेरोजगार जैसी चीजों के ऊपर। कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ी है वो भी, और जॉब जिस तरीके से नहीं मिल रहे हैं पूरे देश भर में, कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनावों में। और जॉब्स का ना मिलना, महंगाई का बढ़ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होंगे। मैंने जो को पहले दो फैक्टर बताए उनके जितने इंपॉर्टेंट ये फैक्टर्स शायद ना हो, लेकिन फिर भी इनकी बहुत ज़्यादा महत्वता होगी 2024 के लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में। इसके अलावा जो अगला फैक्टर है वो है ये इंसान खुद, यानी नरेंद्र मोदी की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिस तरीके से वो इस देश में मासेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो अपने आप एक बड़ा फैक्टर हैं इस देश में लोकसभा चुनावों में। उन्हें कई राज्यों में चेहरे की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ छत्तीसगढ़ का, जहाँ 2018 के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लेकिन मात्र कुछ महीनों बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो मैक्सिमम लोकसभा सीटों पर बीजेपी ही जीती, बिना किसी नेता के होने के बावजूद, सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के बल पे। सेम चीज हुई थी राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे भी राज्यों में। इसके अलावा जो पहाड़ी स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी जो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कल्ट है, जिस तरीके की उनकी इमेज है, वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। और ये जो आजकल वोटर्स ने अपना माइंड शिफ्ट किया है, जहाँ पे वो स्टेट इलेक्शंस में कोई रीजनल पार्टी या कांग्रेस को वोट दे देते हैं, लेकिन नेशनल इलेक्शंस में बीजेपी को वोट देते हैं। क्यों? इस कल्ट फिगर के कारण। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। इसके अलावा वो आखिरी चीज़ जिस पर हम सभी को उसके अलावा जो सेकेंड लास्ट चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विपक्षी दल क्या सचमुच में एक साथ आ पाएंगे। आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे 2 बार तो इनकी मीटिंग्स हो गई, अब कौन रोक सकता है। ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे राज्यों में इन विपक्षियों का आना एक साथ बहुत मुश्किल है। हो सकती हैं, मगर आप सोच के देखिए, क्या कम्युनिस्ट पार्टियां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ बैठ के समझौता करेगी? क्या केरला में जो वहाँ के मुख्यमंत्री है इस वक्त पिनरई विजयन, क्या वो कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे केरला में? तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी हमें थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि क्या समीकरण बनेंगे, क्या ये क्षेत्रीय पार्टियां सचमुच में एक साथ आ पाएंगी। और इसी फैक्टर से जुड़ा है एक और फैक्टर कि क्या एनडीए भी अपने आप को कंसोलिडेट कर पाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुमत से कुछ शॉर्ट रह जाती है तो उन्हें एनडीए के सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। अब लास्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर है ये, अगर आप बीजेपी के पॉलिटिकल राइज को देखें हिंदुस्तान में, तो लेट 80s ऑनवर्ड्स बीजेपी का जो पॉलिटिकल राइज है वो होता है, और 90s में वो बड़ी, और 90s में बीजेपी की बड़ी पिक्चर इस देश की पॉलिटिकल स्क्रीन पे हमें दिखती है। और ये सब हो पाता है सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो क्या है? वो है राम जन्मभूमि आंदोलन। बीजेपी का पूरा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन 90s के दौर में और उसके बाद राम जन्मभूमि के अराउंड ही रहा है। बीजेपी का हमेशा से राम जन्मभूमि को लेकर नारा रहा है, राम मंदिर को लेकर उनकी मांग रही है। और 2024 के जनवरी में चुनाव से मात्र कुछ महीने पहले जब इस देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका होगा और हमारे प्रधानमंत्री उसको एक बड़े इवेंट की तरह प्रोजेक्ट करेंगे देश भर में, तो क्या आपको सचमुच में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार सकती है? वो भारतीय जनता पार्टी जिसका शायद सबसे बड़ा पोल प्रॉमिस ही राम मंदिर रहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाने के 2 से 3 महीने बाद क्या लोकसभा चुनाव हार सकती है? क्या सचमुच में संभव है? मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई एनालिसिस नहीं है, मैं ग्राउंड पे नहीं गया, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स ज़रूर हैं जिसे एज अ वोटर, जिसे एज अ सिटीजन या फिर एक नॉर्मल पॉलिटिकल व्यूअर मुझे और आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब हम 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हैं। हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कहीं नहीं बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है चुनावों को लेकर, वो एक नुकसान ना
वो एक नुकसान ना बन जाए वो एक नुकसान ना बन जाए उनके वो एक नुकसान ना बन जाए उनके लिए, क्योंकि 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर ऐसा ही कॉन्फिडेंस था जब प्रमोद महाजन ने इंडिया शाइनिंग का पूरा कैंपेन लॉन्च किया था और फील गुड फैक्टर की बात हो रही थी। मगर इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर ये दोनों ही हवा हो गए थे चुनावों के रिजल्ट के बाद। तो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने आपको बताया भी है एक वीडियो में कि हम कितने ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं एज अ नेशन, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें स्पेसिफिकली। तो इन फैक्टर्स पे हमें गौर करना चाहिए। तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड। इस एपिसोड के जरिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको नेशनल पॉलिटिक्स को समझने में थोड़ी बहुत समृद्धि हासिल करवा पाया होऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें नज़रिया।